Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 12th of April 2025. तो गाइज आज तारीख 12 अप्रैल 2025 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको मेरा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के हाईलाइट मिल जाते हैं, बहुत कुछ और भी अवेलेबल है, जाकर एक बार ज़रूर से चैनल को विजिट कर लें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और आपको बताएं हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सैल्टन सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। पिछले साल भी ये चर्चाओं में था, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2015 में पूछे गए प्रश्न के साथ में। इसका उत्तर आप सभी लोगों को देना है। नहीं पता होगा आंसर, कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कोशिश करना आप सभी लोग खुद से यहाँ पर अगर नहीं पता है तो सर्च करें, ताकि इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ऑब्वियसली वो आपको हेल्प ही करेगा। तो दोस्तों ये एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। तो इन चारों में से वो कौन सा नेशनल पार्क है जहां का क्लाइमेट ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक ये देखने को मिलता है, चेंज होता रहता है। तो उस नेशनल पार्क का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा नेशनल पार्क, बी नंदा देवी नेशनल पार्क, सी न्योरा वैली नेशनल पार्क या फिर डी नमदपा नेशनल पार्क। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा कि मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाकी इसका उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सभी लोगों को हैप्पी हनुमान जयंती। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहे। आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलें। वो प्लानिंग केवल एक दिन के लिए नहीं, डेली ही करनी चाहिए आपको, जैसा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हम देखें, अगर आप प्लानिंग के हिसाब से चल रहे होते हैं दोस्तों, तो आपके पास में पता है मुझे आगे क्या करना है, नेक्स्ट आवर में मेरा कौन सा स्टडी सेशन होने वाला है, अब मुझे क्या पढ़ना है। तो इससे आपका वेस्टेज ऑफ टाइम कम हो जाता है। नहीं तो फिर अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, आज पूरे दिन में क्या पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक क्या करना है, तो ज़्यादातर हम मोबाइल फ़ोन में या रील्स में, इन्हीं सब चीज़ में यहाँ पर लगे रहेंगे, माइंड आपका डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। अगर आप वेल प्लानिंग करके चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो बिलीव मी आपका वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत कम हो जाएगा। अगर उसको फॉलो करते हैं तो इतना मजबूत आपका विल पावर तो होना ही चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपने जैसे थंबनेल में देखा, ये हमने टॉपिक के बारे में मेंशन किया है, जो एक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक है। पिछले 2 दिनों से लगातार अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश हो रही हैं। जैसे डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट वैसे सबसे पहले आई थी, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, मनी कंट्रोल है, सब जगह बात हो रही है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें मेंशन किया गया है भारतीयों के अंदर में, इंडियंस के अंदर में एक विटामिन की कमी है, और ये डेफिशिएंसी धीरे धीरे और गंभीर रूप ले रही है, जिससे एक इंसान का परफॉर्मेंस, एक इंसान का ग्रोथ यहाँ पे रुक जाता है। तो उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन डी। वैसे बहुत सारे मल्टी विटामिन है जिसकी कमी रहती है बॉडी में, है ना, लेकिन विटामिन डी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, आज हमारे लिए बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हम इसको कहीं पर भी बॉडी में इंसर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि सनलाइट एक्सपोजर में जा सकें, है ना, या फिर मतलब आप देख पाएंगे बहुत सारे ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस जाना, फिर आगे कंप्यूटर के बैठे रहना, घर पे आना, फिर अपना मील लेना, सो जाना, यही कुछ दिनचर्या अधिकतम लोगों की हमको देखने को मिल जाती है। तो विटामिन डी आज के समय पर लोगों के अंदर धीरे धीरे कम होता चले जा रहा है, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवन रिपोर्ट ये भी कहती है कि एवरी 5th इंडियन सफर्स फ्रॉम दिस विटामिन डी डेफिशिएंसी। हर 5वां व्यक्ति भारत के अंदर में विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देख पाएंगे उस रिपोर्ट के बारे में जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सर विटामिन डी मिलेगा कहाँ से हमें? तो सबसे पहली चीज़ सन एक्सपोजर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर धूप में चले जाएँ, 10 से 15 मिनट के लिए बैठो, ठीक है, कुछ रीड कर सकते हैं, है ना, तो या फिर वॉक कर सकते हैं,
छत पे जाके थोड़ा सा वो मॉर्निंग की जो सनलाइट मिलेगी ना, इवनिंग की या फिर जो इवनिंग वाली सनलाइट मिलेगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, है ना? आपके बॉडी में विटामिन डी को बढ़ाने का काम करेगी। या फिर विटामिन डी केवल सनलाइट एक्सपोजर नहीं, वैसे तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन सनलाइट एक्सपोजर के अलावा बहुत सारे फूड आइटम्स मार्केट के अंदर में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस के लिए फैटी फिश, एग, मशरूम, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। मशरूम वेजिटेरियंस भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चीज़ भी है दोस्तों, मिल्क, मार्गरेन, योगर्ट, है ना, कुछ और सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उस विटामिन डी के सप्लीमेंट का आपको हमेशा तब यूज़ करना है जब आप अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट कर लें दोस्तों। इस तरीके से कई बार क्या होता है, लोग इसको ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स में उनको नहीं पता कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, इतना आयु के हिसाब से यहाँ पर उनको डेली बेसिस पे विटामिन डी चाहिए। अगर वो ज़्यादा ओवरलोड कर लेंगे, उससे भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स जब भी ऐड करें, एक बार डॉक्टर के साथ में कंसल्ट कर लें, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको वो बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के समय पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया, मिल्क, जूसेस, योगर्ट, ये सब चीज़ें हैं जिससे यहाँ पर आपको विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज विटामिन डी की कमी कैसे हो गई कि हर पांचवा व्यक्ति, अब इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, हर पांचवा व्यक्ति विटामिन डी की डेफिशिएंसी से गुजर रहा है। रीज़न क्या है उसके पीछे? सबसे पहला रीज़न है दोस्तों यहाँ पर करंट समय पर इंडिया में बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन। जैसे जैसे यहाँ पर एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जो सूर्य की किरणें हैं दोस्तों, वो यहाँ पर ब्लॉक होंगी और वो हमारे बॉडी तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुँच पाएंगी। जो नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये एक पहली प्रॉब्लम है। दूसरा, आज देख पाएंगे बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज है वो हमको देखने को मिल रहा है, इससे सन एक्सपोजर लगातार यहाँ पर कम हो रहा है, लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो रही होगी, गर्मी बढ़ रही है, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो सन एक्सपोजर घर में बैठे हुए थोड़ी मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर करेंट समय पर मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लोग लंबे लंबे घंटे तक ऑफिस में बैठना, घर में बैठ के काम करना, है ना, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कम से कम एक इंसान 15 से 20 मिनट भी नहीं दे पा रहा है सनलाइट में जाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं मेन रीज़न बन रहा है, कारण बन रहा है इस विटामिन डी डेफिशिएंसी का। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस स्टडी ने कुछ और चीज़ें मेंशन की हैं, ज़रा इस पे ध्यान देख सकते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हर पाँच में से एक व्यक्ति यहाँ पर कह सकते हैं कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से गुजर रहा है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है, ये खासकर बच्चों में, एडोलेसेंट में, प्रेग्नेंट वेमेन में, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इनके अंदर में ज़्यादा बड़ी है। वेमेन आज के समय पर वनरेबल कैटेगरी में है, इनमें कोई ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं इस विटामिन डी डेफिशिएंसी की। लेकिन फिर पुरानी स्टडीज़ को भी कंबाइन करेंगे, नई स्टडीज़ को भी कंबाइन करेंगे, तो जो स्टैटिस्टिक्स निकल कर आया है वो थोड़ा सा और ज़्यादा चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी है दोस्तों, 2023 के अंदर में ये पुरुष में भी बहुत कम था। 79% के आसपास मेल के अंदर में 79% डेफिशिएंसी था। फीमेल्स में 75% डेफिशिएंसी आपको ये देखने को मिलती थी 2023 के अंदर में। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर में वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमको देखने को मिल जाती है। तो उन स्टेट के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले गुजरात है दोस्तों, वडोदरा में 89% के आसपास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसके अलावा गुजरात में ही सूरत आ गया, फिर राजस्थान के अंदर जयपुर हो गया, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता हो गया, ठीक है, फिर महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, देन उसके बाद में दिल्ली हो गया। ये सब वो रीजन्स है दोस्तों जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है, नोट की गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी है कि अगर विटामिन डी की कमी हो भी गई बॉडी में तो होगा क्या, ठीक है। ये तो आपने बता दिया कहाँ से मिल रहा है, रीज़न क्या है। अगर नहीं हुआ विटामिन डी बॉडी में, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो कारण होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों? इम्पैक्ट बहुत सारे पड़ सकते हैं। इवन मेंशन ये किया जाता है काफ़ी सारी रिपोर्ट में कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट कर सकती है।
बॉडी में इनफ विटामिन डी नहीं होगा तो इससे यहाँ पर सबसे पहले ब्रेन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम्स होंगी। भूलने की बीमारी, अल्जाइमर डिजीज़ हमको देखने को मिल सकता है। इम्यून हेल्थ यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो भी यहाँ पर सही तरीके से वर्क नहीं कर सकती हैं। विटामिन डी नहीं होगा। बोन्स इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होंगी। बोन्स में जगह जगह पे कह सकते हैं होल्स होंगे, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का केस। और उस केस में अगर हल्का से भी चोट लगती है तो उसमें फ्रैक्चर्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। उसके अलावा मसल्स ग्रोथ ना होना, कमज़ोरी होना, इंजरी बहुत जल्दी हो जाना, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर इश्यूज़ हो सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ये आप देखोगे मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो एक इंसान को हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दी विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये यहाँ पर याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जिसको याद रखना है। बाकी यहाँ पर आगे आते हैं दोस्तों। ये जो पूरा डिटेल है वो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है अगर पूरा हुआ तो देखो पता कैसे चलेगा, ये यहाँ पर तरीका है। लगभग हमेशा थकान सा, कमज़ोरी सा महसूस हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है ना, लंबे समय तक बीमार पड़े रहते हैं। उसके अलावा कभी चोट लगती है तो घाव को ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, हड्डियों में आवाज़ आ रही है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, बोन प्रॉब्लम्स जिसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स है, लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है। ठीक है, तो ये अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो हर एक चीज़ में, चाहे वो लोअर ब्लड प्रेशर का इशू हो, उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा जिससे बाकी सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति आपके बॉडी को मिलेगी। आपका स्किन और हेयर हेल्थ प्रमोट होगा, है ना। उसके अलावा जो प्रेगनेंसी हेल्थ है वो यहाँ पर इम्प्रूव होगी वेमेन के अंदर में। विटामिन डी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता हुआ नजर आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छे मात्रा में इसको इम्प्रूव करना है। सप्लीमेंट्स इफ़ेक्टिव हो सकते हैं लेकिन जितना ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज से ले लेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जब हमारे पास में नेचुरल ऑप्शन अवेलेबल है तो सप्लीमेंट्स की तरफ क्यों जाना। थोड़ा सा मॉर्निंग में टाइम निकाल सकते हैं सन एक्सपोजर की तरफ, ठीक है, और सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहें तो वो भी रिकमेंडेबल है। बट द प्रॉब्लम इज़ डोजेज। कंसल्ट करिए डॉक्टर से और डोजेज क्या है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जाननी है तो ये आपको बता ही चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है ना, क्यों विटामिन डी कम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक दो फैक्ट और हैं प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले विटामिन डी को हम लोग कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन यहाँ पर ये कहलाता है। मेन काम है हेल्थ को मेंटेन करके रखना। इसमें सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर ये सारी की सारी जो डिटेल्स देखी है ना, और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो वो सारी की सारी डिटेल्स एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें उस ग्रुप में आपको मिल जाती हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा आप एक बार ज़रूर से इसकी तरफ थोड़ा इंटरेस्ट लें, क्योंकि जो ये आपका 499 का पेमेंट है ना, ये हैंड टू हैंड रिकवर हो जाना है जैसे आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे। ऐसा नहीं है केवल आज से पीडीएफ मिलेंगे, पुराने सारे पीडीएफ्स भी आपके हाथ में आ जाएंगे, तो वो अमाउंट रिकवरेबल है, वो भी इंस्टेंटली। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। तो टैरिफ वॉर थोड़ा सा और आगे बढ़ चुका है, लगातार टैरिफ चल रहा है। कल टेलीग्राम पर एक मैंने मीम शेयर किया था, है ना, जहाँ पर यूएस इधर से टैरिफ लगा रहा है, चाइना उसके रिटेलिएशन में फिर टैरिफ लगा रहा है, फिर यूएस ने लगा दिया, फिर चाइना ने लगा दिया, फिर यूएस ने फिर से टैरिफ इंक्रीज़ किया। नाउ कल दोस्तों चाइना ने भी वापस से टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया है। ये टिट फॉर टैट का वॉर चल रहा है इस पूरे के पूरे टैरिफ वाले मामले में। हमें यहाँ पर समझना होगा क्या है। देखो,
वैसे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। जो चल रहा है वो आपको पता है कि हाँ, ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे डिक्लेयर किया, दुनिया भर की कंट्रीज़ के ऊपर में टैरिफ लगा दिया। फिर उसके 2 दिन बाद वो कहते हैं कि देखिए, उससे 2 दिन पहले जब इन्होंने लिबरेशन डे पर टैरिफ लगाया ना दुनिया भर की कंट्रीज़ के ऊपर में, भारत के ऊपर में 26% टैरिफ लगा था, तब इन्होंने ये मेंशन कर दिया था, कोई भी कंट्री रिटेलिएट मत करना मेरे खिलाफ में, जो टैरिफ है इसको फॉलो किया जाएगा। चाइना ने रिटेलिएट कर दिया, चाइना के ऊपर में रिटेलिएशन में फिर से ट्रंप ने और टैरिफ लगाए और 2 दिन बाद अनाउंस कर दिया कि देखिए, जो दुनिया भर पे टैरिफ लगाए गए थे उसको हम पॉज कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इंडिया पे भी जो 26% टैरिफ लगा था उसको रोक दिया गया। 90 डे का पॉज यहाँ पे ट्रंप ने लिया है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो ये जो 90 दिन का पॉज है, इसके बाद जो भी होगा पता चलेगा, लेकिन इन 90 दिन तक हर एक देश के ऊपर में 10% का टैरिफ तो लगा ही है। 10% का टैरिफ यहाँ पर बेस टैरिफ रहने ही वाला है। लेकिन चाइना के साथ में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई और यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यूएसए और चाइना के बीच में धीरे धीरे करके ये टैरिफ वॉर और ज़्यादा एक्सपैंड होता चले जा रहा है। यू कैन सी हेयर। सबसे पहले हमें चलना होगा 2 अप्रैल को, जहाँ से ये शुरुआत होती है। लिबरेशन डे के तौर पे ट्रंप ने 34% टैरिफ लगाया सभी प्रकार के चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर में। जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट अमेरिका के मार्केट में जा रहे हैं, 34% टैरिफ लग गया और फिर उस 34% टैरिफ को उन्होंने बढ़ाकर 54% के आसपास कर दिया था। तो कोई भी सामान 100 रुपये का बिक रहा है तो यहाँ पर इसको बढ़ा दिया था इन्होंने, और वो लगभग कह सकते हैं कि 154 रुपये का फिर बिकेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का टैरिफ रहा। फिर क्या हुआ, 2 अप्रैल में जब ये टैरिफ अनाउंस हुआ तो 4 अप्रैल को चाइना ने रिस्पॉन्ड किया। चाइना ने बोला अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा हमारे ऊपर तो यूएस भी तो हमको सामान बेचता है ना, तो यूएस के प्रोडक्ट्स अगर चाइना में आएंगे तो उस पर भी हम 34% टैरिफ इम्पोज करेंगे। फिर क्या हुआ, ट्रंप इससे चढ़ गए। 7 अप्रैल को ट्रंप ने रिटेलिएट किया। ट्रंप ने बोला लो 54% तो लगा था, 50% और टैरिफ तुम पे लगा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, चाइना के ऊपर में 104% टैरिफ को इम्पोज कर दिया गया ट्रंप की साइड से। फिर आया दोस्तों 2 दिन बाद 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को चाइना ने फिर से रिटेलिएट किया। चाइना ने बोला ठीक है, आप 104% लगाओगे, हम भी एडिशनल 50% और लगा रहे हैं। अब अमेरिका के ऊपर में 84% के आसपास टैरिफ लग चुका है जो कि चाइना ने लगाया है। फिर इसी 9 अप्रैल को ट्रंप और नाराज हो जाते हैं। ट्रंप ने बोला कि ठीक है, मतलब ये चाइना नहीं मानेगा, 84% कर रहा है। तो अब ये जो टोटल जो टैरिफ है 104% से 145% कर दिया गया, 125%। ट्रंप ने एक बार और चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे टैरिफ 145% के आसपास कर दिया। आप समझो 145% टैरिफ, दुगने से भी ज़्यादा प्राइस हो जाएगा उसका। तो इसके रिटेलिएशन में कल चाइना ने फिर से कुछ अनाउंस कर दिया है। चाइना बोल रहा है ठीक है, चलो 145 भी लगा लो आप। और चाइना ने यूएस इंपोर्ट्स पर भी अपना टैरिफ बढ़ाकर 125% के आसपास कर दिया है। तो ये टैरिफ वॉर धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। इसमें कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है, इतना सुनिएगा। आगे कोई और चेंजेस होंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर क्या कोई एक्शन लिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे प्रीलिम्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 3 या 4 पर आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा आर्टिकल लेफ्ट हैंड साइड पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो आर्टिकल देखने को मिलेगा, डीआरडीओ दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने अपने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का ट्रायल रिलीज़ कर दिया है। ये बॉम्ब पिछले साल चर्चाओं में था, अगस्त के महीने में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थंबनेल भी लगा चुके हैं। इस बॉम्ब का नाम है गौरव बॉम्ब, याद रखिएगा। क्या नाम है? गौरव ग्लाइड बॉम्ब। ये बॉम्ब का वेट है लगभग 1000 किलोग्राम के आसपास। तो 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में इसकी टेस्टिंग की गई है। Su-30 MKI फाइटर जेट से यहाँ पर इस बॉम्ब को गिरा कर देखा गया है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है कि हाँ, डीआरडीओ ने इसका ट्रायल पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है। और इसीलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गौरव ग्लाइड बॉम्ब के बारे में पता होना चाहिए। ये आर्टिकल आपको हेल्प नहीं करने वाला, हेल्प जो करेगा वो है आपके सामने ये वाला डेटा। इतना पढ़ के जाना, कोई क्वेश्चन आएगा आप रेडी रहोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो खबर डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ भैया, डीआरडीओ ने सक्सेसफुल फ्लैट टेस्ट कर लिया है, ट्रायल कर लिया है इस गौरव ग्लाइड बॉम्ब का। Su-30 MKI जो हमारा जेट है, फाइटर जेट, उससे यहाँ पर दोस्तों ये टेस्ट किया गया है। तो यानी कि क्वेश्चन ये है कि इसको हम फाइटर जेट से गिराएंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ऐसा बॉम्ब ये देखने को मिलेगा, ऊपर फाइटर जेट है, फाइटर जेट में यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। यानी कि
इससे एक बात ये पता चलती है कि ये वेपन एयर टू सरफेस वाला है, यानी ऊपर हवा में से नीचे सरफेस पे कोई दुश्मन है उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वेपन को गिरा सकते हैं। इस ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल, आपको समझ में आया? क्योंकि कई बार पता है मिसाइल्स को लेकर भी या कुछ वेपन्स को लेकर भी क्वेश्चन यही बना है कि बताइए सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो गौरव ग्लाइड बॉम्ब है ये एयर टू सरफेस वर्क करेगा। ऊपर आसमान से नीचे सरफेस पे दुश्मन को डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा, क्योंकि ये हैवी 1000 किलोग्राम के आसपास का बम। ठीक है, तो एयर लॉन्च 1000 किलोग्राम क्लास ग्लाइड बॉम्ब इसकी कैपेबिलिटी है। लंबे डिस्टेंस तक 100 किलोमीटर की रेंज तक यहाँ पर आप कह सकते हैं कवरेज है इसका, और भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन ये मचा सकता है। इसका सबसे पहला फीचर क्या है, तो अगेन बता चुका हूँ, एयर टू सरफेस यहाँ पर इसका सबसे पहला फीचर है। इसको हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको लगा सकते हैं, तब इसको दागा जाएगा। इसके अंदर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनर्शियल नेविगेशन बेस्ड गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। दैट मीन्स इसको हम एक बार अगर छोड़ देंगे, टारगेट को हमें थोड़ा सेट करना हो, इसको छोड़ने के बाद भी तो टारगेट को यहाँ पर दोस्तों सेट किया जा सकता है डिजिटल कंट्रोल के माध्यम से। ये इसकी एक और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है। क्वेश्चन ये है, सर इस बॉम्ब को किसने बनाया है? इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट ये दोनों का दोनों काम हमारे देश में खुद हुआ है, जहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियसली वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। खुद से बनाया है, किसने बनाया है? हैदराबाद की यहाँ पर एक कंपनी है रिसर्च सेंटर इमारत, इन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया। सब कुछ हो गया, लॉन्च हो गया, टारगेट को सटीक तरीके से हिट कर गया। ये सारा का सारा जो डेटा है ना, वो सब एक टेस्ट का जो डेटा इकट्ठा किया गया है टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इस ग्लाइड बॉम्ब के बारे में ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि सटीक तरीके से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अपने टारगेट को हिट करने के लिए यहाँ पर यह बॉम्ब जाना जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। वैसे तो कल हमने इस वाले आर्टिकल को डिस्कस कर लिया था, आज भी हमारे अखबार में प्रेजेंट है, पेज नंबर 6 या 7 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो तहावुर राणा इंडिया लेकर आया जा चुका है। अब एनआईए यहाँ पर उसकी कस्टडी ले रहा है। ठीक है, कुछ समय तक इन्वेस्टिगेशंस होगा, देखा जाएगा यहाँ पर जो भी पूछताछ होगी क्या निकल कर आता है क्या नहीं निकल कर आता है। पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि भैया हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कैनेडियन सिटीज़न है। सब कुछ हम ये कल कवर कर चुके हैं। 26/11 हमला था क्या, उसमें कैसे तहावुर राणा ने रोल प्ले किया था, साथ ही साथ में तहावुर राणा के साथ और कौन कौन से व्यक्ति थे, ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ हमने छोड़ दी थी जिसको काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मतलब नज़र में रखा। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे कमेंट में मेंशन भी कर रहे थे, सर हाथों हाथ अगर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि एनआईए बॉडी आपके पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर दिया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर। तो मैंने सोचा ठीक है आज डिस्कस कर लेते हैं, कल नहीं डिस्कस कर पाए तो क्या हुआ, वीडियो तो अपना है ना, कल डिस्कस कर लेंगे। और आज फिर ये चर्चाओं में अखबार में है वापस से, तो ये देखोगे एनआईए यहाँ पर राणा के इस पूरे केस में इंटरोगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और जितने भी लिंक्स हैं या जितने भी यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है उसको रिवील करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। नाउ दोस्तों यहाँ पर ये सुनिएगा, एनआईए ज़्यादातर यहाँ से प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ज़्यादातर प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है एनआईए? एक फेडरल एजेंसी भारत सरकार की, जिसका मेन काम क्या है, कोई भी क्राइम है और वो जो क्राइम है टेररिज्म से रिलेटेड यानी आतंकवाद से रिलेटेड हो या कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, उन मैटर्स को लेकर, उन क्राइम्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने की ताकत जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में है। ठीक है, तो हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट बॉडी, और ये बॉडी पता है कब बनाई गई थी? ये आपको पता ही है, ये जो 26/11 हमले की हम बात कर रहे हैं, है ना, जिसमें तहावुर राणा भी शामिल था, इसको पता था पूरा कि ये सब कुछ होने वाला है, इसने मदद भी की थी डेविड कॉलमैन की। अब दोस्तों इस 26/11 अटैक जब ये हुआ 2008 में, उसके बाद हम लोगों ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम की बॉडी को बनाया। ठीक है, और इसी 2008 के एक्ट के तहत बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये बॉडी काम करती है, और इसका मेन पर्पज़ यहाँ पर क्या है कि जितने भी आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको यहाँ पर रोकने का काम करना। धीरे धीरे करके दोस्तों इस एक्ट में बदलाव हुए, अमेंडमेंट्स हुए, और एनआईए की जो पावर्स है उनको एक्सपैंड भी किया गया है, बढ़ाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, एनआईए एक्ट जो है ना 2008 में आया, और इसी एक्ट के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम की बॉडी को यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, बाद में इसमें बदलाव करे गए ताकि इसकी ताकत को बढ़ा सकें। तो एक बदलाव होता है 2019 में,
तब हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट को पास किया जुलाई 2019 में, और पास करने के साथ साथ इसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया कि भाई टेररिज्म रिलेटेड जितने भी केस होंगे उसका इन्वेस्टिगेशन किसी राज्य की पुलिस फोर्स से अपने पास यहाँ पे एनआईए ले सकता है। एनआईए की अथॉरिटी को और बढ़ा दिया गया कि अभी तक तो एनआईए हमारे देश के अंदर काम कर रहा था, देश के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है उसको लेकर वर्क कर रहा था। अब देश के बाहर भी यहाँ पर कोई ऐसा कह सकते हैं एक्टिविटीज़ की गई है जो हमारे देश से रिलेटेड है, तो बाहर भी यहाँ पर दोस्तों फॉरेन नेशनल्स के ऊपर भी वो केस चला सकता है। एनआईए के पास में ये पावर्स को एक्सपैंड किया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो एनआईए के फंक्शंस क्या हैं? जितने भी टेररिज्म रिलेटेड केस हैं उनको यहाँ पर देखना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, उनका डिटेल्स निकालना, एनालाइज करना, दूसरी और इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर काम करना भारत के अंदर, साथ ही साथ में बाहर भी अगर कोई केस आ रहा है दोस्तों, इंटरनेशनली भी यहाँ पर ये ताकत दे दी गई है एनआईए को। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है थोड़ा सपोर्ट करेगी एनआईए को कि हाँ वो व्यक्ति है जो इंडिया में डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर का है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर एनआईए इस केस को चला सकता है। याद रखिए ये सारी ताकत यहाँ पर एनआईए को मिल जाती हैं। ठीक, अब एनआईए के पास में पावर्स इतनी बढ़ गई हैं कि करंट समय पर आप देखोगे बहुत सारे लॉज हैं, जैसे यूएपीए हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। कोई व्यक्ति है, ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ बवाल करने वाला है, दंगे करवाने वाला है ना, एक सस्पेक्ट है, उस पर शक किया जा रहा है, तो उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत कस्टडी में लिया जा सकता है। यूएपीए के तहत यहाँ पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पर ये हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। अब यूएपीए के तहत जो भी यहाँ पर व्यक्ति कह सकते हैं कि एक्यूज्ड है, जिस पर इल्ज़ाम लगे हैं, उसके केस को भी देखने की ताकत एनआईए के पास में है। याद रखिए, एनआईए को सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्शंस देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर पावर्स दे रहा है, एनआईए वर्क कर रहा है। ठीक है, एनआईए के पास में एक स्पेशल सेल भी है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि माओइज्म, नक्सलवाद, इनसे भी लड़ने को लेकर वर्क करता है। फिर मैंने आपको बताया 2019 में हमने एनआईए के अंदर में कुछ चेंजेस करे गए थे, बदलाव करे थे, और बदलाव जब करे थे तो इसको ये ताकत दे दी गई कि भाई वो इंडिया के अंदर में कोई ऑफेंस अगर हो रहा है तो उसको तो देखने की ताकत है। इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस हो रहा है जो इंडिया से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, उसको देखने की ताकत भी एनआईए के पास में प्रेजेंट है। एनआईए को बहुत सारे कानून के तहत यहाँ पर पावर्स मिल जाती है। अब देखिएगा इसके पास में क्या है ना, जैसे द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1982 है। अब इस नियम का कोई उल्लंघन करता है उसका केस भी एनआईए देखेगा, या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, या कोई हाईजैक वाला केस आया है तो एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 के तहत भी एनआईए के पास में पावर है उस केस को देखने की, इन्वेस्टिगेशन करने की। फिर जो ये अमेंडमेंट करे गए हैं एनआईए के अंदर में, इस अमेंडमेंट से पावर्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बढ़ा दिया है। कई बार मानव की तस्करी हो रही होती है दो कंट्रीज़ के बीच में, वो वाला केस भी डील कर सकता है एनआईए। जाली नोट का कोई केस निकल कर आता है, या ऐसे हथियार जो बैंड है उसका कहीं पे प्रोडक्शन सेल हो रहा है, वो केस भी देख सकता है। साइबर टेररिज्म हो गया, या एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर में कोई क्राइम होता है, वो सारे क्राइम्स देखने की पावर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास में है। और 2008 के इस एक्ट के तहत दोस्तों एक स्पेशल कोड भी बनाया गया था, याद रखिएगा, एक स्पेशल कोड जिसका मेन पर्पज़ है कि वो केसेस को जिसमें देखेगा। एनआईए के पास में ये सारी की सारी पावर है, एनआईए का वो स्पेशल कोर्ट है। ये 2008 में शुरू हुआ। 2019 के अंदर जब अमेंडमेंट हमने किया था, एनआईए की पावर्स को जब बढ़ाया था, तो उस समय पर केंद्र सरकार ने क्या करा, सेशन कोर्ट को डेजिग्नेशन दे दिया स्पेशल कोर्ट का, कि सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट की तरह काम करेगी, और जो भी यहाँ पर एनआईए एक्ट के अंदर में ऑफेंसेस हैं, जो भी अपराध होंगे, उन केसेस को यहाँ पर इन स्पेशल कोर्ट में देखा जा सकेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इस तरीके से किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का डेजिग्नेशन देना, वो करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रेलिवेंट हाई कोर्ट के साथ में, उसके चीफ जस्टिस के साथ में बातचीत करनी पड़ेगी। मल्टीपल स्पेशल कोर्ट अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी एरिया में, तो जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो इस केस को यहाँ पर देखने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कोई केस अगर ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी अपना जो कोई केस है वो सेशन कोर्ट की तरफ यहाँ पर, मतलब सेशन कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर सकती है। ध्यान रखिएगा, सेशन कोर्ट को राज्य सरकार भी एक स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है। कोई भी केस अगर आया है शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड, यानी कि एनआईए के ऑफेंस से रिलेटेड, तो उसको यहाँ पर देखा जा सकेगा। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी है, कि जो स्पेशल कोर्ट है उसको मतलब एक स्पेशल कोर्ट का डेजिग्नेशन देना सेशन कोर्ट को। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे सुनिए। अब बात आती है शेड्यूल ऑफेंसेस के बारे में। तो मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस हैं।
कोई भी अपराध यहाँ पर हो रहा है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर में, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, यूएपीए, एंटी हाईजैकिंग या सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट सिविल एविएशन, ऐसे ढेर सारे एक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इस एक्ट के तहत कोई भी यहाँ पर क्राइम हुआ है वो सारे की सारे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की ताकत, प्रोसिक्यूट करने की ताकत यहाँ पर एनआईए के पास में है। उनके पास में स्पेशल कोड भी दे दिया गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी पावर है कि वो बेसिकली सेशन कोड को स्पेशल कोड का डेजिग्नेशन दे सकें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों उन कोर्ट्स के तहत इन केसेस को देखा जाता है। ये बात तो गई यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, उनसे रिलेटेड हर एक प्रकार के इंपॉर्टेंट डेटा की। चलिए फिर आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है, कैसे पूछ चुका है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले ये खबर जान लो, आज के अखबार में बिजनेस पेज पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, आयरन ओर एक्सपोर्ट्स टू चाइना प्लमेट इन फाइनेंशियल ईयर 2025। देखो चाइना ना बहुत सारा कच्चा स्टील बनाता है, स्टील बनाने में वो माहिर है। बहुत सारी स्टील सस्ती सस्ती डंपिंग भी करता है अलग अलग देशों में, ये आपको पता है। ठीक है, अब स्टील को बनाने के लिए हमें आयरन ओर की ज़रूरत होती है। आयरन ओर ऐसा होता है, ये रॉक फॉर्म में है, पार्टिकल्स के फॉर्म में है ना, जो यहाँ पर एकदम रॉ फॉर्म में है। अब इसके अंदर में प्रोसेस किया जाएगा जिसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस के माध्यम से इस ओर में से आयरन को अलग किया जाएगा। फिर उस आयरन का इस्तेमाल किया जाता है स्टील वगैरह प्रोड्यूस करने में या दूसरे और आइटम्स को बनाने में। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चाइना जो है दुनिया का एक सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है और वो 80% तक आयरन और भारत से परचेज करता है, क्योंकि इंडिया एक जाना माना और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है इस आयरन ओर का, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में आपको समझ में आया। अब भारत बहुत सारा आयरन और चाइना को बेचा करता था। 2023 में बहुत अच्छा खासा हमने ग्रोथ किया, लेकिन अब क्या हुआ, 2024-2025 में धीरे धीरे करके ये आयरन ओर का एक्सपोर्ट चाइना के अंदर में गिर चुका है। प्लमेट मतलब इसमें एक गिरावट देखने को मिली है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यह है गिरावट क्यों, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्लो डाउन चल रहा है। दूसरा, यहाँ पे चाइना के अंदर में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टील बना के रख ली है, बहुत सारा स्टॉक इनके पास में परचेज हुआ हुआ रखा हुआ है, मतलब बना हुआ रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब वो चाहते हैं कि इस समय पर कि आयरन और ये ना परचेज करें, उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, भारत का आयरन और एक्सपोर्ट चाइना के अंदर में धीरे धीरे करके कम हो रहा है, वो यहाँ पर समझाया गया। दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ से कुछ मत पढ़ना। एक चीज़ और याद रख सकते हैं इस आर्टिकल में से, वो क्या है कि देखिए कि दूसरे और मेजर बायर्स कौन से हैं। अब चाइना परचेज नहीं करेगा तो कौन परचेज करेगा। तो इंडिया अपना आयरन और चाइना के साथ साथ मलेशिया और इंडोनेशिया को भी बेचता है, याद रखिएगा। मलेशिया इंडोनेशिया भी हमसे ये आयरन और खरीदते हैं। अब ये आयरन और एक मिनरल हो गया। आपको पता है यूपीएससी में जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के अंदर में मिनरल्स, रिसोर्सेज, ये सब पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली वो तो मिनरल्स ज़रूर पढ़ने हैं जो चर्चाओं में हैं, खबरों में हैं। आयरन और एक बार चर्चाओं में नहीं आया, पिछले साल 4 बार चर्चाओं में था, चारों बार डिस्कस किया गया है। लास्ट टाइम अक्टूबर 2024 में डिस्कस किया गया था। अब इतने महीने बाद दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर अलग अलग फॉर्म में मिलता है। एक होता है लंप के फॉर्म में, इस तरीके से छोटी छोटी आयरन ओर की गांठें होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये एक रॉक फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है, कच्चा है। अभी यहाँ पर इसमें से निकालना पड़ेगा, इस चट्टान में से अलग करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और इस रॉकी फॉर्म में से आयरन ओर को अलग किया जाएगा। तो आयरन और लम्स फॉर्म में भी होता है, फाइन्स फॉर्म में यानी छोटे छोटे साइज में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे यहाँ पर सिनिस्टर पैलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे एक पैलेट फॉर्म में भी इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये 3 प्रकार से आपको आयरन ओर देखने को मिल जाता है। भारत में बहुत सारी जगह पे आयरन ओर मिलता है। जहाँ जहाँ पे आयरन ओर मिलता है उसको हमने एक बेल्ट का नाम दिया गया है। याद रखिए, भारत में 4 इंपॉर्टेंट आयरन ओर बेल्ट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, 4 आयरन और इंपॉर्टेंट बेल्ट्स, और ये सारी की सारी बेल्ट्स हमारे पेनिनसुलर इंडिया में आती हैं, वो हिस्सा जो तीनों साइड समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें 4 बेल्ट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट दोस्तों इस वाले रीजन में है। फिर है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये 3 रीजन है जहाँ पर आयरन और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ये वाला रीजन हो गया। फिर बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुर बेल्ट, ये वाला रीजन हो गया। ये वो 4 इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं जहाँ जहाँ पर
आयरन और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, याद रखिएगा। अब देखो एग्जामिनेशन के लिए केवल इतना इनफ नहीं रहेगा, आयरन ओर के यूजेस और भी बेसिक फैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए मैं आपको थोड़े से वो वाले जो फैक्ट हैं वो भी कवर करवाता हूँ। सबसे पहले देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो गई थी, एनआईए हमें हमने पढ़ा है ना, एनआईए क्या है, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट फोटो आपको देखने को मिलेगा, हर एक डिटेल है। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पर आयरन ओर के बारे में, तो सुनिए ये डिटेल्स हैं। इंडिया का जो आयरन ओर इंडस्ट्री है और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि भारत का मैंने आपको बताया आयरन ओर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इंडस्ट्री के तौर पर इंडिया देखने को मिलता है। तो हमारी जो टोटल इकॉनमी है, जीडीपी है, उसमें 2.3% का योगदान भी आपको इस आयरन ओर का देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आयरन ओर की जो माइनिंग है, क्योंकि इंडिया 87 टाइप्स के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। तो माइनिंग करना यहाँ पर एक बहुत रेलिवेंट रोल है। इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें हम आयरन ओर की माइंस को भी गिनते हैं। आज भारत के पास में लगभग 1319 माइंस खदानें जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसमें से 97% माइंस केवल और केवल 7 राज्य में प्रेजेंट हैं। इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला रीजन है। और आयरन ओर भी दोस्तों इन्हीं स्टेट्स के अंदर में प्रेजेंट है, जो हमने अभी अलग अलग बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था। नाउ जब बात आती है आयरन ओर की, तो आयरन ओर के अपने आप में 4 से 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। अब ये 4 प्रकार बेसिकली आपके सामने चर्चाओं में है। अभी तक जितने भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन ऊपर के 2 प्रकार के बारे में पूछा गया है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। आपको पता होना चाहिए आयरन ओर के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, इसमें सबसे पहला प्रकार आता है मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट सबसे ऊपर है, मतलब ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। बेस्ट क्वालिटी का कैसे है, यानी ये वो चट्टान है जिसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोयले का। जैसे कोयला होता है ना, अब कोयले में जिसमें ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा बेस्ट होगा, ऑब्वियसली प्रदूषण भी ज़्यादा करेगा। वैसे यहाँ पर इस ओर में भी है, जो चट्टान के अंदर आयरन ज़्यादा होगा वो बेटर होगी। तो मैग्नेटाइट जो है ना, ये गुड क्वालिटी का ओर माना जाता है, क्योंकि इसमें आयरन कॉन्टेंट 70% आयरन कॉन्टेंट प्रेजेंट है। कलर में ब्लैक कलर का ये होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हेमेटाइट। ये रेडिश कलर का होता है, रेडिश ओर है, इसमें 60 to 70% आयरन प्रेजेंट होता है। फिर है लाइमोनाइट, ये येलोइश कलर का होता है, इसमें 40 to 60% आयरन प्रेजेंट होता है। फिर सबसे मतलब जो लेस क्वालिटी वाला है वो आता है साइडेराइट। ये वो ओर है जिसमें 40% से कम आयरन होता है, इसमें गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये 4 टाइप्स हैं आपके आयरन ओर के। ना क्वेश्चन ये है कि हम सर समझ गए स्मेल्टिंग से हम यहाँ पे इस ओर में से आयरन को अलग कर सकते हैं, ये भी पता है, लेकिन इस आयरन ओर का इस्तेमाल क्या होगा, कहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, इस आयरन ओर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने में, या जो दूसरे जो आयरन प्रोडक्ट हैं, जैसे यहाँ पर नेल हो गया, टूल हो गया, पाइप्स हो गया, है ना, कीले वगैरह हो गए, वो सब यहाँ पर बनाया जाता है। बाकी इस आयरन का इस्तेमाल किया जाता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में या दूसरे इंडस्ट्री में मशीन पार्ट्स को बनाने के लिए, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन यह है और क्या होता है, और आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपका एक मिनरल या रॉक फॉर्म में है, चट्टान के फॉर्म में है, जिसमें से हमें मेन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है। जैसे लेट्स से एग्जांपल आयरन ओर, तो उस ओर में से हम आयरन अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने प्रोसेस से निकाला जाता है। आयरन ओर का प्रोसेस स्मेल्टिंग प्रोसेस है। आयरन ओर सेक्टर भारत में अगर आप देख पाओगे तो भारत के पास में भी बहुत सारे भंडार रिजर्व्स प्रेजेंट है। डेटा पुराना है इसलिए यहाँ पर इसको डिस्कस हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बाकी ये याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया में आयरन ओर का प्रोडक्शन करने वाले जो देश हैं उसमें इंडिया है, देन ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, ये सारे के सारे बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर हमको दिखाई देते हैं। इंडिया बहुत सारा आयरन ओर एक्सपोर्ट भी करता है। आयरन ओर के बेल्ट्स भारत में कहाँ पे हैं, वो अभी हमने 4 बेल्ट्स थे ना, वो चारों के चारों अभी हमने मैप में देख लिए हैं। तो ये तो हमने देख लिया भारत में आयरन ओर कहाँ कहाँ पे मिलता है, लेकिन ये भी याद रखिए दोस्तों, ये जो आयरन ओर है दुनिया में कहाँ कहाँ पर आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो सबसे बड़े उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं आयरन ओर के। देन उसके बाद में चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के पास में सबसे ज़्यादा भंडार है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, कनाडा की ग्रेट लेक है जहाँ पे आयरन ओर के भंडार हैं। रशिया के पास में भी है, यूरोप के पास में भी, ये सारे के सारे आयरन ओर के जो रिजर्व्स है वो हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी ये फ़ोटो हम देख ही चुके हैं और ये हम लोग मैप भी देख चुके हैं। अब एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, 2010 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछ लिया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या था, विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर आपको 3 पेयर बना कर दिए गए। एक साइड पर मिनरल्स के नाम दिए गए जिसमें कॉपर है, निकेल है, टंगस्टन है। दूसरे साइड में यहाँ पर ये रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, झारखंड, ओडिशा, केरला। सही तरीके से मैच करना था। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में केवल सेकंड वाला सही है,
निकल 90% नेचुरल सोर्सेज इसके यहाँ पर उड़ीसा में प्रेजेंट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। फिर एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे बन सकता है आने वाले समय पर। क्वेश्चन यह है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर फ्रॉम इट्स ओर इज प्राइमरीली डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी कि ये जो आयरन ओर होता है रॉक फॉर्म में होता है। अब इस ओर में से अगर हमें आयरन को निकालना हो, अलग करना हो, तो उसके लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं अभी जब ये पढ़ा रहा था। तो इसमें दोस्तों स्मेल्टिंग वाले प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। स्मेल्टिंग वो प्रोसेस है जहां पे आपको क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए आयरन को हम आयरन ओर में से निकाल रहे होते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगली खबर पर आते हैं। अगले आर्टिकल में हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनकी साइड से डेटा आया है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो धीमा हो चुका है। भारत का इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ धीमा हो चुका है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर में कोई ज़्यादा प्रोडक्शन हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और पिछले 6 महीनों में सबसे ज़्यादा डाउन पर है 2.9%। इवन ये भी बोला जा रहा है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन या रीडर्स की साइड से एक्सपेक्टेशन ये किया जा रहा था कि अब की बार इंडस्ट्रियल जो मैं यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इसका ग्रोथ रेट कम से कम 4% तो होगा। लेकिन दोस्तों 4% से भी कम ये फरवरी के महीने में 2.9% रहा है इस लेटेस्ट डेटा में। इससे पहले सितंबर 2024 में ये डाउन पहुंचा था, फिर इसमें राइज देखने को मिल रहा था। अब एक और बहुत बड़ा डिप 2025 में देखने को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एग्जाम में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जाएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP क्या है। IIP में हम क्या काउंट करते हैं, कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है। ये डेटा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की साइट से रिलीज़ हुआ है, आपके सामने प्रेजेंट है। चार्ट में दिखाया गया है कि मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच में जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो किस तरीके से चली है, और अभी फरवरी 2025 में ये अपने आप में लोवेस्ट लेवल पर है, यानी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। जब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रीज़ में, तो हम IIP के अंदर में माइनिंग सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। माइनिंग सेक्टर का ग्रोथ अब की बार कम हुआ है ना, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी इस बार यहाँ पर डिप देखने को मिला है, इसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डाउन होती हुई नजर आई हैं। समझ गए? अब ये परसेंटेज मत याद रखना कि वो 8.1% से कम होकर 1.6% हो गई, ये चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों से यहाँ से बनेगा कि बताइए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है। आइए मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। अपने पास में डिटेल है, ये सब कुछ जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी के नोट्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, ग्रुप में भी प्रोवाइड करवाएं। वो जो आप पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, उसके थ्रू इस ग्रुप में भी एंट्री हो जाएगी, जहाँ पर सीधा सीधा आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आपका बहुत टाइम बचाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या है? IIP एक सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मतलब ये दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर में इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, और IIP क्या मेजर करेगा? प्रोडक्शन, कि पिछली बार कैसे प्रोडक्शन हुआ था, इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ, यानी उत्पादन कितना हुआ है। समझ रहे? तो उत्पादन में जो भी बदलाव आएगा उस बदलाव को दोस्तों इस इंडेक्स में दिखाया जाएगा। यानी प्रोडक्शन कम हुआ है तो यहाँ पर इस बार डिक्लाइन हुआ है, जैसे अभी फरवरी 2025 में देखने को मिला। प्रोडक्शन बढ़ा है यानी कि इस बार इंक्रीमेंट नजर आया है। सिंपल है। अब दोस्तों ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक पर्पस होता है, इकॉनमी को दर्शाना, इकॉनमी के हालात क्या चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक देश की इकॉनमी इंडस्ट्री पे भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो भी बदलाव होगा उसके हिसाब से इकॉनमी में भी यहाँ पर परसेंटेजेस में चेंजेस आएंगे। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसको रिलीज़ कौन करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है ये मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। जैसे अभी फरवरी का है, फिर मार्च का आएगा, मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। रिलीज करने वाली बॉडी CSO है, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। इसी का मेन काम है IIP डेटा को पब्लिश करना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए वो कौन सा मंत्रालय है या वो कौन सी बॉडी है जो यहाँ पर इस डिटेल्स को निकाल कर लेकर आती है। नाउ क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन की जब बात आती है तो ये एक प्रकार का क्वांटम इंडेक्स है। अब ये कहोगे ये क्या वर्ड आ गया, क्वांटम इंडेक्स? देखो क्वांटम इंडेक्स का मतलब ये होता है इसका जो भी डेटा होता है वो फिजिकल टर्म्स में मेजर किया जाता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमेशा हम प्रोडक्शन मेजर करते हैं कि उत्पादन कितना हुआ है। हम ये नहीं देख रहे कमाई कितना हुई है, मनी के टर्म्स में कैसा ग्रोथ हुआ है, वो नहीं देख रहे। हम क्या देखते हैं, प्रोडक्शन किस लेवल पर हुआ है। याद रखिएगा।
तो ये इसको हम क्वांटम इंडेक्स का नाम भी देते हैं। फिर कई बार एक फॉर्मूला यूज़ होता है इसको दिखाने के लिए, इसको काउंट करने के लिए। उस फॉर्मूला का नाम याद रखिए। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए लेस्पेराई फॉर्मूला किस इंडेक्स के अंदर में इस्तेमाल होता है। दोस्तों वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है। क्या है? लेस्पेरे फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या देखते हैं, अपना जो बेस पीरियड है उस बेस पीरियड के आधार पे इस समय पर इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया है उसको देखा जाता है। नाउ बेस ईयर क्या है करंट समय पर? 2011-12। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, ये देखा जाता है कि जब भी हम आज के समय पर हमारे इंडस्ट्री में जैसे भी ग्रोथ हो रही होगी उसको 2011-12 के हिसाब से देखेंगे कि 2011-12 में किस तरीके से इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही थी और आज किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, किस लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है। उस डेटा को हम मेजर करते हैं, उस चेंज को हम मेजर करते हैं, ठीक है। और वो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में शेयर किया और ये डिटेल्स आपको यहाँ पर इसके बारे में पता चली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2011-12 अभी यहाँ पर बेस ईयर है। बाकी इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हाँ, ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है यार, सुनिएगा। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें हम कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन चेक करते हैं, देखते हैं। इसमें माइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, मिनरल्स हो गया, तो माइनिंग इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। माइनिंग इंडस्ट्री के अलावा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, यानी गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्रीज़ के अंदर में, ये मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है, याद रखिएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो जो जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रही है, इन तीनों चीज़ों को मेजर किया जाता है। तो आईआईपी इन तीनों इंडस्ट्रीज़ को मेजर करता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो भी डेटा आएगा उसके हिसाब से नई नई पॉलिसी नीतियाँ बनाई जाएंगी, हमारी इकोनॉमी को दर्शाया जाएगा कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिक हेल्थ किस प्रकार से चल रही है ना। और ऑब्वियसली इस इंडेक्स के डेटा को देख देख कर सरकार इन्फ्लेशनरी मेजर्स को यहाँ पर डिटेक्ट कर सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर सकती है, ग्रोथ किस लेवल पर जा रही है उसके हिसाब से नए डिसीजंस ले सकती है। ये बेसिकली यहाँ पर काम होता है आईआईपी का। दैट्स इट, ये भी क्लियर हो गया। ये था दोस्तों आज हमारे पूरे के पूरे सेशन के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, और कुछ नहीं पढ़ना आज के पेपर से, ठीक है। बाकी एडिटोरियल में वही डायर वोल्फ को लेकर है, अभी 3 दिन पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। कनेक्टेड रहो वीडियोस के साथ में, मैक्सिमम चीज़ें रिपीट हो रही हैं और आपको पता होगा मैं हर बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए कोई रेलिवेंट चीज़ हो, मेंस के लिए कोई रेलिवेंट चीज़ हो, वो आपको यहाँ पर मिलती रहे ना। अब दोस्तों ये आपके सामने आज का मैप का क्वेश्चन बोला था कि आप मैप में जाकर सल्टन सी को देख लेना एक बार, कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में आपको सल्टन सी देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। यहीं पर कैलिफोर्निया के अंदर में सदर्न रेंज में ये सल्टन सी प्रेजेंट है। एक सैलिन लेक है, एक ऐसी झील जिसमें खारा पानी प्रेजेंट है, ठीक है। पिछले साल ये चर्चाओं में था, पिछले साल भी चर्चाओं में क्यों था? क्योंकि यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने हाल ही में दुनिया का एक सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व इसी सल्टन सी के नीचे यहाँ पर फाउंड किया था। फिर यूपीएससी का 2015 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक, ठीक है। वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसका क्लाइमेट जो है ना, जिसका जो क्लाइमेट है, जिसका मौसम जो है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक चेंज होता रहता है? तो दोस्तों वो सही उत्तर है नमदफा नेशनल पार्क। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं नमदफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? बताइए, बहुत चर्चाओं में रहता है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन, मज़ा आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।